नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे और वहीं चुनावी साल में पीएम की ओर से गुजरात को बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 18 से 20 अप्रैल तक पीएम मोदी अलग अलग इलाकों में करीब 22,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 18 अप्रैल को यानी कि आज शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करने वाले और यहां पीएम मोदी छात्रों और अभिभावकों से संवाद करेंगे और 19 अप्रैल को वो इसे राष्ट्र को समर्पित भी करने वाले। और वहीं बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। और इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वो जामनगर में आपको बता दें कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखने वाले। और वहीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर छात्रों को समग्र शिक्षण देने के परिणामों को बढ़ाने के लिए केंद्र प्रति साल करीब 500 करोड़ से अधिक डाटा सेट एकत्र करता है और व्यापक डाटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी शिक्षण का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण करता है। और केंद्र शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति को ट्रैक करने में मदद भी करता है और छात्रों के सीखने के परिणाम पर केंद्रीकृत योगात्मक और आवधिक मूल्यांकन भी करता है। और स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक रूप से एक सर्वोत्तम प्रणाली भी माना गया और इसके बारे में जानने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पटियाला गेट चौकी पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पीटा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पटियाला गेट चौकी पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पीटा। वही व्यक्ति को जो पीटा है चौकी इंचार्ज विजय सिंह ने एक व्यक्ति को पीटा और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा व्यक्ति को घसीटते पिटाई करते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 191 में चालान किया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महिला पति को छुड़ाने के लिए गुहार लगाती गई लेकिन पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 151 में चालान कर किया कोतवाली में बंद। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटियाला से जहां पर पटियाला गेट चौकी पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पीटा जिसके बाद उसे घसीटते और पीटते हुए का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज विजय सिंह ने ये व्यक्ति को पीटा जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं व्यक्ति को घसीटते हुए पिटाई करते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि महिला अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिस से गुहार लगाती रही लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 151 में चालान कर व्यक्ति को कोतवाली में भी बंद कर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने सोमवार यानी कि आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है और जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की उसको लेकर मांग कर रहे हैं। और वहीं भारतीय मजदूर संगठन ने भी दिल्ली ऑटो एंड आपको बता दें कि दिल्ली ऑटो एंड टैक्सी एसोसिएशन ने भी 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की और उनका दावा है कि इन 2 दिनों में बड़ी संख्या में ऑटो और कैब दिल्ली के सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और वहीं दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने यह भी कहा कि वो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी और दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की भी घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। और दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने भी कहा कि ईंधन में लगातार कमी करने को लेकर और किराए में संशोधन कर हमारी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर हमने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। और वहीं सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कोई समिति बना रही है लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए जो नज़र नहीं आ रही है। और हमारी मांग है कि सरकार सीएनजी की कीमतों पर करीब 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करे। और सोनी ने आगे कहा कि हम हर रोज घाटे में चल रहे अपने ऑटो और कैब नहीं चला सकते।
क्योंकि सीएनजी की कीमतें सर पर दौड़ रही है और कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए ये एक प्रतीकात्मक विरोध है। शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के पूरक के रूप में करीब 90,000 से अधिक ऑटो और 80,000 से अधिक पंजीकृत टैक्सियां हैं। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल को पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मुलाकात की। और वहीं राकेश अस्थाना ने रविवार जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मेधालाल से उनके आवास पर जाकर उनका हालचाल जाना और वहीं उन्होंने विभाग की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। और वहीं राकेश अस्थाना ने मेधालाल को बताया कि वो पूरी फोर्स को लेकर आपको बता दें कि उन्होंने उनके साहस और कर्तव्य की भावना पर गर्व है। और मेधालाल ने अनियंत्रित भीड़ को जल्दी से नियंत्रण करने में मदद भी की। और वहीं आपको बता दें कि जहांगीरपुर इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होने से हिंसा भड़क उठी थी और हिंसा में मेधालाल भी घायल हो गए और उनके हाथ में चोटें आई। और इसके अलावा मामले में पुलिस ने अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल और 5 तलवार भी बरामद की गई है। शोभा यात्रा के दौरान गोली चलाने वाले शख्स असलम को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और असलम के पास से दिल्ली पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर ली। और वहीं उस पर आरोप है कि उसने पिस्तौल से जुलूस पर गोली चलाई थी। और अंसार का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है जिसमें वो चाकू लेकर घूम रहे एक युवक से चाकू ना लेकर घूमने की बात भी कह रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस बीच जहांगीरपुरी हिंसा पर संज्ञान लेने की मांग करते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखी और इसमें कहा गया कि शोभा यात्रा निकालने वालों ने भड़काऊ हरकतें की और इसके चलते हिंसा हुई है, लेकिन पुलिस ने अब तक सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होने से हिंसा भड़क उठी थी, जिस मामले में अब पुलिस प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनमें 2 नाबालिग भी पकड़े गए। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल और 5 तलवार भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान गोली चलाने वाले शख्स असलम को भी गिरफ्तार किया है और असलम के पास से दिल्ली पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर लिया और उन पर आरोप है कि उसने पिस्तौल से जुलूस पर गोली चलाई थी। और वहीं जहांगीरपुरी मामले में दिल्ली पुलिस की डोजियर में बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है, जिसका जन्म करीब 1995 में हुआ था। और पुलिस ने ये भी बताया गया है कि इससे पहले अली और जसीमुद्दीन का पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था और वह इलाके में ही पार्किंग चलाता था और वहीं इसी झगड़े में उसने आकाश और अक्कू और उसके दोस्तों पर पत्थर फेंके थे और जवाब में दूसरे पक्ष ने भी पत्थर फेंके थे। और इसी बीच अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोली चलाई जो शहजाद नाम के एक व्यक्ति के सिर में लगी थी। और इस मामले में पुलिस ने जनवरी महीने में ही अली को और अली के खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज भी की थी और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। और वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा में पहली मौत हुई है और मृतक का नाम इब्रिस उर्फ सद्दाम है और इंदौर के अम्बाया हॉस्पिटल में उसका शव मिला। और खरगोन में जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद से ही वो लापता था। और वहीं सद्दाम की उम्र करीब 28 साल बताई गई और वो अपने घर से आनंद नगर मस्जिद में नमाज और रोजेदारों के लिए इफ्तार देने निकला था और जो वापस घर नहीं लौटा। और वहीं परिवार वाले 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और परिवार वालों ने फिर 14 तारीख को थाने में लापता की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। और सद्दाम के परिवार वाले लगातार उसे थाने जेल में तलाशते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और वहीं परिवार वाले इतने हताश हो गए कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी और वहीं सीधा खरगोन पोस्टमार्टम रूम में जाकर पूछताछ कर उसे ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ भी सद्दाम के बारे में
कोई जानकारी नहीं मिली। और वहीं परिवार वालों ने पूछा कि सद्दाम जिंदा है या मर गया, तो ये तो बता दो। सद्दाम की मां ने बताया कि उसकी बीवी और 2 महीने की छोटी बच्ची है और हम बहुत परेशान हैं। और वहीं 17 अप्रैल की रात पुलिस सूचना पर परिजन इंदौर के एमवाई अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी लाश मिली है। और वहीं इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और सभी आरोपी के खिलाफ तालाब चौक मस्जिद के पास संजय नगर इलाके में मामला दर्ज किया गया। और जहां पहले रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया था, और वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दंगाइयों के हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, रोड और अन्य उपयोगी हथियार भी थे। और उन्होंने न केवल जुलूस पर हमला किया बल्कि आग भी लगा दी और लूट भी लिया गया। और वहीं बाद में अन्य शिकायतकर्ताओं के आधार पर कई और प्राथमिक दर्ज की और अब तक 44 प्राथमिकी दर्ज की गई है और करीब 148 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। और वहीं खरगोन की घटना के बाद और आगामी त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट है। जहां भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वहां पुलिस द्वारा धड़ाधड़ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। और वहीं पुलिस अधिकारियों ने सभी को सख्त अल्टीमेटम दिया और खासतौर पर साइबर सेल की मदद से निगरानी की जा रही है। और खरगोन की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई और पुलिस अधिकारियों द्वारा त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए खुद मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसके अलावा साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर की जाने वाली भड़काऊ पोस्ट पर खासतौर से निगाह रखी जा रही और कहाँ और जहां भी ये कृत्य सामने आ रहा है वहां तत्काल कार्रवाई हो रही है। और इसी कड़ी में कई मुकदमे भी अब दर्ज किए जा चुके हैं और दोषियों को पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो रही है। और वहीं रतलाम पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले के मामले में 2 मामले में मुकदमे दर्ज किए और इसमें एक अपराध कालूहेड़ा थाने में दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरी एफआईआर औद्योगिक थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। वहीं कालूहेड़ा थाना पुलिस ने जावेद भूरू जुबैद मुजफ्फर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि औद्योगिक पुलिस ने हितेश नामक युवक को आरोपी बनाया। वहीं रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं नीमच पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोप ये भी है कि जुलूस निकालने वालों ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए थे और इनमें से 11 लोगों पर नामजद कार्रवाई भी हुई, जबकि अज्ञात 200 आरोपी बनाए गए हैं। यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारियोपोल 7 हफ्ते की घेराबंदी के बाद रूसी बलों के कब्जे में जाता दिख रहा है। और वहीं आपको बता दें कि काला सागर में अपने एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और युद्धपोत के नष्ट होने और रूसी क्षेत्र में यूक्रेन के कथित आक्रमण के जवाब में रूस ने हमलों को तेज कर दिया और रूसी सेना ने रविवार को एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मारियोपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। और रूसी सेना ने अनुमान लगाया कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक एक इस्पात संयंत्र में भूमिगत मार्ग में हैं और वो युद्ध कर रहे हैं। और रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इग्नोर ने कहा कि लगभग करीब 2500 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्ताल में हैं और इस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। और यूक्रेनी अधिकारियों ने इस संबंध में किसी संख्या का जिक्र नहीं किया। और रूसी सेना ने मारियोपोल में तैनात यूक्रेनी बलों से कहा कि अगर वो अपने हथियार डाल देते हैं तो उन्हें उनकी जीवित रहने की गारंटी दे दी जाएगी। और वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि यूक्रेन ने पहले की तरह ही एक बार फिर हथियार डालने से इनकार कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग प्रतिरोध जारी रखेंगे उनका खात्मा कर दिया जाएगा। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल ने कहा कि हम इस युद्ध में जीत के लिए अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और यूक्रेन कूटनीति के जरिए युद्ध को समाप्त करने को तैयार है, लेकिन हमारा इरादा आत्मसमर्पण का नहीं है। और यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने भी मारियोपोल को यूक्रेन की रक्षा करने वाली ढाल के रूप में बताया और उन्होंने कहा कि मारियोपोल पर रूस के हमले के बावजूद यूक्रेनी बल वहां पर डटे हुए हैं। और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के लिए पारस्परिक शांति और समृद्धि के हित में जम्मू कश्मीर विवाद को हल करने का आह्वान किया। दरअसल शहबाज शरीफ ने हाल ही में पाकिस्तान के 23वें पीएम की सत्ता संभाली और इस मौके पर
11 अप्रैल को पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई देते हुए शरीफ के नाम एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में पीएम ने आतंक मुक्त क्षेत्र की बात कही थी, जिसके जवाब में पाकिस्तानी पीएम ने भी पत्र लिखकर जवाब दिया। और शरीफ ने पत्र में पहले तो पीएम के शुभकामनाएं के बदले उन्हें धन्यवाद कहा और इसके बाद शरीफ लिखते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद से लड़ने और उसे खत्म करने में हमारे बलिदान और योगदान को जाना जाता है और विश्व स्तर पर इसे स्वीकार भी किया जाता है। और हमारा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध हमारे लोगों और इस क्षेत्र की प्रगति और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनिवार्य है और ये जम्मू कश्मीर के मूल मुद्दे सहित सभी अन्य विवादों के सार्थक जुड़ाव और शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आइए हम शांति सुनिश्चित करें और अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए। वहीं संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ पीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए थे और शहबाज शरीफ ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली थी। और वहीं शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई भी हैं और सोमवार को दिन में पाकिस्तान की संसद ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना और उनके पक्ष में करीब 174 वोट पड़े। और वहीं इस दौरान इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के सांसद मौजूद नहीं थे और पीटीआई ने पूरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया था। और वहीं नवाबगंज के एक घर में मौत का ऐसा मंजर दिखा कि पुलिस तक दहल गई और इस हत्याकांड का मामला सियासी गलियारों तक भी जा पहुंचा और एक घर और 5 शव पीछे छोड़ गए कई सवाल। वहीं पर आखिरकार जांच के बाद इस हत्याकांड के आरोपी का चेहरा भी साफ ही हो गया। और वहीं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि नवाबगंज हत्याकांड का सच क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की जिद और महंगे शौक, ये दोनों मिलकर बर्बादी का मिश्रण बनते हैं और फिर ये मिश्रण ही कारण बनता है खौफनाक वारदात का। ऐसी ही एक वारदात नवाबगंज के एक घर में देखने को मिली, जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वही घर आंगन मासूम बच्चों के खून से सन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें, राहुल नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। राहुल ने इतनी बेरहमी से अपने परिवार का कत्ल किया कि हर कोई दहशत में आ गया। ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसके बाद सियासी हमले भी शुरू हो गए और यही वजह है कि हत्याकांड का मंजर देखकर लोगों को लग रहा है कि इस वारदात को किसी शातिर अपराधी या किसी पुरानी रंजिश के चलते आजमाया गया है और इस मामले को उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों से जोड़ दिया गया। और समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साध दिया और कहा, दिन तारीख बदलता नहीं यूपी में जंगल राज। प्रयाग में विचलित करने वाली घटना हुई और इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बयान दे दिया। आपको बता दें, प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारों को ढूंढा गया। वहीं डीएम और एसएसपी ने भी इस पूरी घटना को जल्द से जल्द सुलझाने और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं खुद यहां मौके पे तत्काल पहुंचा। घटनास्थल का मुआयना किया गया, बहुत बारीकी से एक चीज़ों की वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने भी अपना काम किया। पाया गया कि एक घर के मुखिया हैं राहुल और उनके 4 लोग हैं, पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं, कुल 5 लोग हैं इसमें, वो मृत पाए गए हैं। राहुल का शरीर हैंगिंग पोजीशन में मिला है। तो वहीं पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हर शख्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द पूरी हत्या का खुलासा हो और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पर अब इस मामले में एक अहम खुलासा किया गया है, जो कि पुलिस को घटना स्थल से मिले सुसाइड नोट के जरिए हुआ है। पुलिस को मौके से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इसमें
घर के मुखिया राहुल तिवारी ने लिखा है कि वो ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है, तो वहीं घटना की वजह लाखों का कर्ज और अवैध संबंध के रूप में सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस बात पर कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यही वजह है जिसने एक पति और एक पिता को हैवान बनाने में मजबूर कर दिया। उधर मृतक की सास ने भी उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राहुल शुरू से ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसका रहन सहन किसी अफसर से कम नहीं था। पत्नी और बच्चों को वो महंगे कपड़े पहना कर रखता था और आय का कोई स्रोत तो था नहीं। ऐसे में वो कर्ज लेकर अपने खर्च पूरे करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वह कुछ ही दिनों में लाखों का कर्जदार हो गया। हालात इस कदर हुए कि रुपए वापस न मिलने पर लोग उसके घर तगादा करने लगे, जिसे लेकर वह परेशान रहता था। इसके बावजूद वो लोगों से कर्ज लेता रहा और विरोध करने पर पत्नी से झगड़ा भी करता था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान भी सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जो वहां से एसएसपी ने मीडिया को बाइट दी है तथा दूरभाष पर अवगत कराया है, उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी तथा उसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 8, 5 और 3 वर्ष है, तीनों पुत्रियां हैं। इनकी उसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी, जिसपे कि धारदार हथियार की चोट है, तथा परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, जिसपे कि कोई चोट के निशान नहीं है। सभी शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पैसे की लत के चलते राहुल ने खुद के साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, एक बेवकूफ और लालची इंसान अपने और अपने लोगों को कभी खुश नहीं रख सकता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।